जिस विषय पर हम लोग बात करेंगे वो है सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारक। यहाँ पर जब हम लोग सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारकों की बात करेंगे तो ये आवश्यक है कि हम लोग सबसे पहले ये समझें कि संस्कृति है क्या। यहाँ पर कहा जा सकता है कि मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु अनेकों प्रयत्न करता है, सदैव ही करता है। अपनी उसकी अनेकों आवश्यकताएं हैं और उसके लिए वो पूर्ति के लिए उनकी अनेकों प्रयत्न करता है। उसके इन प्रयत्नों के कारण ही समाज में वो व्यवस्थाओं को जन्म देता है। इन व्यवस्थाओं में कई संस्थाएं हो सकती हैं, कई समूह हो सकते हैं, कई समुदाय हो सकते हैं। यहाँ पर विज्ञान, धर्म, कला, प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज ये सभी इन व्यवस्थाओं के उदाहरण हैं। अब इन्हीं व्यवस्थाओं के संकुल को संस्कृति कहते हैं। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि मनुष्य जब अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रयत्न करता है तो उन प्रयत्नों के द्वारा जो व्यवस्थाएं उत्पन्न होती हैं वो सभी व्यवस्थाओं का कलेक्टिव एक जुड़ा हुआ एक सबको मिला करके जो व्यवस्था बनती है, जो संस्था बनती है, वो संस्कृति कही जा सकती है। यहाँ पर इसमें विज्ञान, धर्म, कला जो भी व्यवस्था मनुष्य बनाता है वो इसी संस्कृति का भाग है। यहाँ पर इस संस्कृति को अगर हम लोग परिभाषित करने का प्रयास करें तो प्रसिद्ध मानवशास्त्री E.B. टायलर, इन्होंने संस्कृति के बारे में बहुत सटीक परिभाषा दी है और वो कहते हैं कि संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा तथा ऐसी ही अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश होता है जिसे मनुष्य समाज के सदस्य के नाते प्राप्त करता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि टायलर ने भी वही बात कही है कि संस्कृति एक समग्रता है। समग्रता मतलब कई चीज़ों से जुड़ करके बनी हुई चीज़। तो यहाँ पर संस्कृति एक समग्रता है जिसमें उन्होंने, जैसे मैंने अभी बताया था, विज्ञान, कला, धर्म जैसी व्यवस्थाएं हैं, उन्होंने कहा है उसमें इस कलेक्टिविटी में उसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा तथा ऐसी ही कई क्षमताएं मनुष्य की जो हैं, व्यवस्थाओं को उन्होंने क्षमताओं के रूप में परिभाषित किया है और आदतों का समावेश होता है। और ये सब आदतें और क्षमताएं व्यक्ति या तो समाज के सदस्य के रूप में पहले से ही प्राप्त करता है, अपने पूर्वजों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने संबंधियों से, अपने मित्रों से प्राप्त करता है, या फिर वो स्वयं इनका निर्माण करता है, जैसे मैंने पहले बताया। इसी तरह एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं पिंडिंगटन, वो कहते हैं कि संस्कृति उन भौतिक तथा बौद्धिक साधनों या उपकरणों का संपूर्ण योग है जिसके द्वारा मानव अपनी प्राणी शास्त्रीय तथा सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है तथा अपने पर्यावरण से अनुकूलन बनाता है। यहाँ पर उन्होंने संस्कृति को उन साधनों या उपकरणों का योग बताया है। भौतिक साधन या बौद्धिक साधनों, बौद्धिक मतलब मानसिक रूप से बने हुए, जो कोई मानसिक रूप से जो उन्नति का मार्ग खोलते हैं वो बौद्धिक होगा। तो यहाँ भौतिक वो हो गए जो हम लोगों के आसपास कुर्सी, मेज, हवाई जहाज, ये सब भौतिक साधन हैं, और बौद्धिक साधन वो जो आध्यात्मिक होते हैं। तो यहाँ संस्कृति भौतिक तथा बौद्धिक साधनों का संपूर्ण योग है। उन्होंने ये कहा है कि ये योग है, एक कलेक्टिविटी है जिसके द्वारा मानव अपनी प्राणी शास्त्रीय तथा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यहाँ पर वो कहते हैं कि इन उपकरणों, इन साधनों के द्वारा मनुष्य अपनी प्राणी शास्त्रीय, बायोलॉजिकल और सामाजिक, सोशल जो नीड्स हैं, आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति करता है या उन्हें या अपने आप को पर्यावरण से अनुकूलन करवाता है। जो पर्यावरण उसके आसपास है, जो एनवायरनमेंट है, उससे अनुकूलन कराने के लिए जो भी साधन या जो भी उपकरण या जो भी चीज़ें उसको ज़रूरत पड़ती हैं वो सभी संस्कृति में इंक्लूडेड हैं, सम्मिलित हैं। यहाँ पर इन परिभाषाओं के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि संस्कृति सीखे हुए व्यवहार की वह समग्रता है
जिसमें कि एक व्यक्तित्व पलता और पनपता है। यहाँ पर संस्कृति के संदर्भ में सीखे हुए व्यवहार को लिया गया है, सारे सीखे हुए व्यवहारों की समग्रता, कलेक्टिविटी को लिया गया है। मतलब जो समाज में रहते हुए व्यक्ति व्यवहार सीखता है, चाहे वो स्वयं अपने जीवन के अनुभव या संघर्ष से सीखे या उसके पूर्वजों के द्वारा उसको वो सीख दी जाए, वो सारी सीखे हुए व्यवहार जो मिलजुल कर बनाते हैं वो संस्कृति है। इसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है, बनता है और उस व्यक्तित्व के आधार पर ही वो अपने जीवन को सफलतापूर्वक चलाता है। यहाँ पर संस्कृति के बारे में जब हम लोग बात कर लेते हैं तो हम लोगों को यह जानना चाहिए कि वो सांस्कृतिक कारक और सामाजिक परिवर्तन में क्या अंतर संबंध है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि संस्कृति का सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव है। यहाँ पर भारत में परंपरागत रूप से, सांस्कृतिक रूप से पुरुष प्रधान समाज रहा है, जिसमें स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के अपेक्षा नगण्य थी। यहाँ पर इस चीज़ में बदलाव आया जब पाश्चात्य संस्कृति भारत में आई और स्त्रियों के अधिकारों में वृद्धि हुई, और इसके कारण आज हम देखते हैं कि संस्कृति, जो परंपरागत संस्कृति में जो महिलाओं की स्थिति थी पुरुषों की अपेक्षा नगण्य थी, वो आज अपने अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करके पुरुषों के समान पहुंच रही है। प्रत्येक क्षेत्र में वस्तुतः जो डिफेंस का क्षेत्र है, जो फोर्सेस का क्षेत्र है, जो एक तरह से कह सकते हैं प्रतिरक्षा का क्षेत्र है, यहाँ पर सब कहीं पर भी आप महिलाओं को अपने उच्च पदों पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, एक उदाहरण के स्वरूप हम देखते हैं कि संस्कृति किस तरह से पुरुष और स्त्री के जो परिस्थिति है समाज में उसका निर्धारण कर रही है। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी हम लोग देख सकते हैं। वृद्धों की स्थिति, एक समय ऐसा था सांस्कृतिक रूप से भारत में संयुक्त परिवार हुआ करता था, और इस संयुक्त परिवार में जो वृद्ध थे, जो बड़े बूढ़े थे परिवार के, उनका बड़ा सम्मान था, उनकी बातों का बड़ा महत्व था। और इन्हीं बड़े बूढ़ों में से जो पुरुष सदस्य होता था सबसे बड़ा, उसको कर्ता के रूप में संयुक्त परिवार में मान्यता मिलती थी। इस कर्ता की बात को मानना आवश्यक था। वो कर्ता जो उसके परिवार के सभी निर्णय थे, जो उसके संयुक्त परिवार के सभी निर्णय थे, वो लेता था। ये एक सांस्कृतिक परंपरा थी। जो संस्कृति थी भारत की, उसमें अपने बड़े बूढ़ों का आदर करना था। पैर छूने की परंपरा थी, पैर हमेशा छूने पड़ते थे। पर अब हम देखते हैं जैसे जैसे पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बढ़ा है, तो यहाँ पर संयुक्त परिवार तो खैर रहे ही नहीं, औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण बहुत ही कम कुछ गाँव में रह गए हैं। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो संयुक्त परिवार जब टूटा है या संयुक्त परिवार समापन की ओर बढ़ा है, तो यहाँ पर जो एकल परिवार उत्पन्न हुआ है, उस एकल परिवार में व्यक्तिवादिता देखने को मिलती है। माता पिता एक संतान उत्पन्न करते हैं इसलिए कि ज़्यादा खर्चा ना हो, उनके लिए भी जो आर्थिक संसाधन है बचे रहें। और इसी प्रकार जो वृद्धों की स्थिति है वो भी मात्र एक पारिवारिक सदस्य के रूप में रह गई है। इसी तरह बच्चों की स्थिति है। बच्चों की स्थिति हमारी संस्कृति में माता पिता की सेवा करने की थी। श्रवण कुमार के उदाहरणों को हम लोग देख सकते हैं अपनी संस्कृति में। पर आज क्या हो रहा है, बच्चे ही माता पिता बन गए हैं। आज बच्चे ही निर्धारित कर रहे हैं कई जगहों पर कि घर की क्या नीति होगी, घर में क्या चीज़ आएगी, घर में क्या चीज़ जाएगी। ये सब पाश्चात्य संस्कृति का कमाल है। यहाँ पर एक चीज़ इसमें कही जा सकती है कि परंपरागत रूप से स्त्रियों की स्थिति पुरुषों से गौण रही थी जो भारतीय समाज है, परंतु भारतीय समाज में ही रहने वाले जनजातीय समाज में सांस्कृतिक रूप से मातृसत्ता को मान्यता दी गई थी, जिसके कारण यहाँ पर स्त्रियों के अधिकारों की अच्छी स्थिति थी। ऐसा नहीं है कि स्त्रियों की स्थिति हमेशा गौण थी, प्रत्येक स्थान पर भारत में गौण थी पुरुषों की अपेक्षा। यहाँ पर जनजातीय समाज में कई जगहों पर मातृसत्ता के कारण मात्र स्थानीय परिवार होते थे, और यहाँ पर माँ की सत्ता चलती थी परिवार में। माँ ही अपनी बेटी को अधिकारों और संपत्ति का हस्तांतरण करती थी। तो इस तरह कई जगहों पर ऐसा भी था कि स्त्रियों की स्थिति पुरुषों से बेहतर थी। तो ये सामाजिक जीवन पर संस्कृति के प्रभाव को
इस तरह से समझाया जा सकता है। यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं आर्थिक जीवन पर संस्कृति का क्या प्रभाव रहा है। तो देश की आर्थिक उन्नति बहुत कुछ अपनी उसकी संस्कृति जो है उस पर निर्भर करती है। जो वेबर हैं हमारे समाजशास्त्र में बहुत बड़े एक समाजशास्त्री हुए, मैक्स वेबर, उनके अनुसार संस्कृति के ही एक भाग धर्म का आर्थिक व्यवस्था और उन्नति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर वेबर ने जो आर्थिक व्यवस्था है और संस्कृति के एक प्रमुख भाग धर्म के बीच में संबंध को समझाते हुए कहा कि कुछ विशेष प्रकार की प्रकृति अगर धर्म के किसी मत की होती है तो वो जो आर्थिक उन्नति है उसको प्रोत्साहित करता है, और अगर उसकी दूसरी तरह की प्रवृत्ति होगी तो आर्थिक अवनति को प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि ईसाई धर्म, मैक्स वेबर आज से लगभग 100-150 साल पहले संसार में थे, तो उनके समय में और आज भी ईसाई धर्म एक प्रमुख धर्म रहा है संसार का। तो उन्होंने ईसाई धर्म के प्रोटेस्टेंट मत के नैतिक नियमों को पूंजीवाद के विकास के लिए मुफीद बताया। उन्होंने कहा कि जो प्रोटेस्टेंट मत है वो कहता है कि धन का संग्रह करो, धन का संग्रह अच्छा है, और वो कहता है कि व्यक्ति अगर जीवन में सफल है, आर्थिक रूप से सफल है, तो ये ईश्वर की उस पर एक निर्देश है, उसके ऊपर एक उपकार है, और वो ईश्वर ये बता रहा है कि अगर वो सफल है तो इस दुनिया में तो सफल है ही, अगली दुनिया में भी, स्वर्ग में भी उसको अच्छा स्थान मिलेगा। तो इन चीज़ों ने व्यक्ति को आर्थिक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित किया। इसी जगह पर ईसाई धर्म का दूसरा मत है जो परंपरागत मत है, जो सनातनी एक तरह से उनका मत कहा जा सकता है, कैथोलिक मत है। यहाँ पर नैतिक नियम जो इसके थे वो पूंजीवाद के विकास के विरुद्ध रहे। क्यों रहे? क्योंकि कैथोलिक धर्म में ब्याज लेना अपराध माना गया। यहाँ पर यह कहा गया कि ब्याज लेना अच्छी बात नहीं है, आर्थिक गतिविधियों की अपेक्षा ईश्वर के मनन और पूजन में ज़्यादा समय लगाना चाहिए, इस चीज़ को आगे बढ़ाया गया। तो यहाँ पर इस कारण हम लोग देखते हैं कि जो कैथोलिक मत है उसके द्वारा ज़्यादा आर्थिक उन्नति नहीं हुई। जिन राज्यों में, जिन देशों में कैथोलिक धर्म, ईसाई धर्म के कैथोलिक मत का पालन किया जाता था, वहाँ पर ज़्यादा आर्थिक उन्नति नहीं हो सकी। यहाँ पर अब हम लोग राजनीतिक जीवन पर अगर संस्कृति के प्रभाव को देखते हैं तो कोई भी समाज किसी भी प्रकार की राजनीतिक विचारधारा का समर्थन करता है। और यहाँ पर जब राजनीतिक विचारधारा की बात आती है तो समाज की संस्कृति द्वारा कोई भी विचारधारा निर्धारित होती है। यहाँ पर समाज, प्रत्येक समाज, दुनिया में कोई भी समाज हो, उसका एक विशेष झुकाव होता है, एक राजनीतिक झुकाव होता है किसी विचारधारा की ओर। विचारधारा का अर्थ अगर हम लोग साधारण शब्दों में दें तो उसका अर्थ है कि एक ऐसा विचार या ऐसी एक विचार की प्रणाली जो समाज के सभी सदस्यों में पाई जाती है। तो यहाँ पर एक कोई भी समाज में एक राजनीतिक विचारधारा होती है जो वहाँ की संस्कृति, जो वहाँ की स्थितियाँ, जो वहाँ की किंवदंतियों, जो वहाँ की सोच जो थी, परंपरागत थी, कथाओं के द्वारा, लोकोक्तियों के द्वारा, रीति रिवाजों के द्वारा, परंपराओं के द्वारा जो निर्धारित हुई थी, उसके आधार पर राजनीतिक विचारधारा उस देश की होती है। और ये राजनीतिक विचारधारा ही समाज के अन्य पक्षों को निर्धारित करती है, क्योंकि वहाँ पर जो राजनीतिक विचारधारा होगी उसी के अनुसार वहाँ की सत्ता बनेगी, और सत्ता ही, राज सत्ता ही निर्धारित करती है कि अन्य क्षेत्रों में क्या कार्य होगा या नहीं होगा। इसी कारण अलग अलग समाजों में प्रजातंत्र, कुलीन तंत्र, साम्यवाद, पूंजीवाद जैसी विचारधाराएं देखने को मिलती हैं, और इन्हीं के अनुकूल आपको राजकीय सत्ता देखने को मिलती है। देश में कानून भी समाज में प्रचलित प्रथाओं और परंपराओं के ही परिष्कृत स्वरूप हैं। यहाँ पर कानून भी हम देखते हैं कि संस्कृति बहुत बड़ा इसमें रोल निभाती है, प्रथाओं और परंपराओं के द्वारा, जो उनका संस्कृति का ही भाग है। यहाँ पर अंततः हम लोग बात कर सकते हैं प्रौद्योगिकी पर संस्कृति का क्या प्रभाव रहा है। तो यहाँ पर संस्कृति प्रौद्योगिकी के प्रयोग को भी निर्धारित करती है। मतलब प्रौद्योगिकी हम लोग माना जाता है कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत परिश्रम से, अपनी मेधा से कोई आविष्कार करता है,
कोई प्रौद्योगिकी का आविष्कार करता है या कोई प्रौद्योगिकी को खोजता है, परंतु यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि इस प्रौद्योगिकी का कैसे प्रयोग होगा, ये समाज की संस्कृति निर्धारित करती है। अब भारत जैसा देश में जब अणु की जो अणु की बात चलती है, तो अणु का प्रयोग क्या होगा, तो यहाँ हम देखते हैं स्वतंत्रता के बाद अणु की जो चाल है, जो एटम की जो थ्योरी है या जो एटमिक यूज़ की बात आती है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अणु का जब प्रयोग या उसका यूज़ की बात हुई, तो यहाँ पर भारत एक शांतिप्रिय, परमार्थवादी, सर्वधर्म सद्भाव, वासुधैव कुटुंबम की बात करने वाला देश रहा है। तो यहाँ पर उस परमार्थवादी विचारधारा के कारण जो अणु का प्रयोग किया गया वो सर्वप्रथम अणु शक्ति के लिए किया गया। एटॉमिक पावर के बड़े बड़े प्रतिष्ठान बनाए गए, बड़े बड़े प्लांट्स लगाए गए भारत में, और इसके द्वारा ये प्रयास किया गया कि भारत में सस्ती बिजली उत्पन्न हो सके और लोगों को मिल सके, परमार्थ हो सके, लोगों का कल्याण हो सके। बिजली की भीषण समस्या थी आज़ादी के समय, उससे निजात पा सके भारत। यहाँ पर इसी के विपरीत जब द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका को इसकी थ्योरी, एटम की थ्योरी पता लगी, तो उसने अणु बम बना करके उसको जापान, अपने शत्रु देश जापान के ऊपर गिराया और बहुत बड़ी संख्या में जनसंख्या जो थी जापान की, उसका नरसंहार किया। तो यहाँ पर जो विचारधारा है, अमेरिका की विचारधारा पूंजीवादी, व्यक्तिवादी, उसने सोचा हमारा, मैं सब चीज़ों पे निर्धारित करूँगा, मैं सब कुछ ये देखूंगा कि कौन कैसे किसी दूसरे व्यक्ति को दबाया जाए। तो इस तरह की विचारधारा वाला देश या इस तरह के विचारधारा वाला समाज हमेशा जो प्रयोग करेगा प्रौद्योगिकी, वो अपनी स्वार्थ के लिए यूज़ करेगा, और जो परमार्थवादी देश है जैसे हमारा भारत है, वो हमेशा उसको परमार्थ के लिए यूज़ करेगा, स्वार्थ के लिए नहीं यूज़ करेगा। तो यहाँ सांस्कृतिक जो सोच है, जो संस्कृति है उस समाज की, वो ये भी निर्धारित करती है कि प्रौद्योगिकी का वास्तविक प्रयोग क्या होगा। प्रौद्योगिकी बनेगी व्यक्ति की परिश्रम और मेधा से या व्यक्ति के समूहों के परिश्रम और मेधा से बनेगी, पर उसका प्रयोग निर्धारित करेगी उस समाज की संस्कृति।